गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत अब हम प्रारंभ करने वाले हैं उपलब्धि परीक्षण, यानी कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया हम देख रहे थे अब उसकी कुछ अंतिम के उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण को अब हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले आज हम प्रारंभ कर रहे हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण यानी कि यह वह परीक्षण है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के किसी भी कार्य को किए जाने से संबंधित मूल्यांकन करना कि उसने उस कार्य में क्या किस प्रकार की उपलब्धि या क्या चीज अर्जित किए या हासिल किया है, इसका मूल्यांकन या उसका मापन किया जाए। जैसे कि विद्यालय में बालक जाता है, वहां पर बालक जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी अर्जित करता है, ग्रहण करता है, जब उसको वो उसकी उपलब्धि होती है, यानी कि जो कुछ भी सीखता है, ग्रहण करता है, हासिल करता है, ये उसकी अपनी एक उपलब्धि होती है। और इस उपलब्धि का मापन किया जाना कि उसने जितनी उपलब्धि प्राप्त की है वो कितनी की है, इस चीज का मापन किया जाना ही उपलब्धि मूल्यांकन या उपलब्धि परीक्षण किया कहलाता है। ईबेल की परिभाषा के अनुसार यदि हम उपलब्धि परीक्षण को समझने की कोशिश करें तो ईबेल ने क्या कहा है? उनका मानना यह है कि उपलब्धि परीक्षण वह उपकरण है या अभिकल्प है जिसके माध्यम से बालक के ग्रहण किए गए ज्ञान, कौशल या योग्यताओं का मापन किया जाता है। यानी कि बालक ने विद्यालय में क्या अर्जित किया है, वहाँ पर उसने क्या ग्रहण किया है, कैसा ज्ञान ग्रहण किया है, कौन से कौशलों का उसने को सीखा है, क्या उसने समझा है, इसका मापन किया जाना ही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं? अगर हम आगे चलते हैं तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्यों में सबसे पहला है शिक्षण की प्रभावशीलता का मापन करना या ज्ञात करना। यानी कि शिक्षण कार्य जो कक्षा कुछ में, क्योंकि जब तक शिक्षण ही प्रभावशाली नहीं होगा तो बालक क्या ग्रहण करेगा, इसीलिए सबसे पहला उद्देश्य होता है शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान प्राप्त होना। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में बालक जिस तरह का परफॉर्म करेगा उसके आधार पर स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार की है, कितनी प्रभावशाली है या नहीं है। एक या दो बालक के परिणाम नहीं आ रहे हैं, उसमें मूल्यांकन में बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो बालक की अपनी समस्या है, यानी कि उसकी अपनी कमजोरी है। लेकिन अधिकांश कक्षा के अधिकांश छात्र इस कैटेगरी में आते हैं, इसका मतलब शिक्षण अप्रभावशाली, अर्थात किसी शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जाता है। दूसरा उद्देश्य है शिक्षण विधियों की उपयुक्तता। जिन शिक्षण विधियों के उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य किया जा रहा है वो उपयोगी है या नहीं है, इसका मूल्यांकन भी या उसका मापन भी हम उपलब्धि परीक्षणों से करते हैं, क्योंकि उसकी प्रभावशीलता बालकों के परफॉर्मेंस में नजर आती है, बालकों की प्रतिक्रिया में जो बालक अपना उत्तर प्रदान कर रहे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो विधि है वो उपयोगी है या नहीं है। फिर बाद में विषयगत स्थिति की प्रगति का पता लगाना कि एक बालक की किसी भी विषय से संबंधित प्रगति किस प्रकार की है, क्या स्थिति है, वो कितना उस विषय में सीख रहा है, कहाँ कितना अभी उसे कितना आता है और कितना नहीं आता है, इसका पता उपलब्धि परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर बालक ने कितना सीखा और नहीं सीखा, इसका मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति की जानकारी, क्योंकि शिक्षण कार्य निश्चित है कि कोई न कोई उद्देश्य या लक्ष्य को लेकर आयोजित किए जाते हैं। हम कोई भी कार्य निश्चित है किसी न किसी लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर आयोजित करते हैं या करते हैं किसी कार्य को, तो जब तक उसकी प्राप्ति नहीं है तब तक उस कार्य को सफल नहीं माना जाता। इसीलिए उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति का पता चलता है कि कितने उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं। उसके बाद में सीखने की गति का पता चलना, यानी कि बालक किस गति से सीख रहा है, इसका भी मूल्यांकन हम इसके माध्यम से उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि हर बालक की अपनी सीखने की गति होती है। तो औसत बालकों की सीखने की गति क्या है, इसका मूल्यांकन इसके माध्यम से। उसके बाद आता है क्रियात्मक योग्यताओं या कौशलों का पता चलना कि जो भी कार्य बालक कर रहा है, जो कुछ शिक्षण कार्य ग्रहण किया है
उसमें निश्चित है कि क्रियात्मक कौशल भी उसमें होते हैं, यानी कि बालक किसी न किसी कार्य को कर कर सीखता है। तो इसकी भी जानकारी यहाँ पर बालक को प्राप्त होती है कि उसने कितने क्रियात्मक कार्यों में किस प्रकार के कौशल को अर्जित किया है। उसके बाद में सीखने से संबंधित कठिनाइयों के स्तर को ज्ञात करना, कि जो सीखने से संबंधित कठिनाइयाँ हैं, यानी कि किसी भी विषय वस्तु में कठिनाई का स्तर क्या है, इसका पता उपलब्धि परीक्षण के आधार पर चलता है। क्योंकि यहाँ पर अधिकांश बालकों को यदि किसी चीज में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, अर्थात उस विषय वस्तु के स्तर को थोड़ा सा उन बालकों के स्तर से बालकों का स्तर उस योग्य नहीं है, अर्थात उसे और सरल बनाया जाए। यानी कि कठिनाई विषय से संबंधित है, सीखने की जो उसकी कठिनाइयां हैं उसका पता चलता है कि बालकों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना है। फिर बाद में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि जैसा परिणाम है उसके आधार पर बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है। उसके बाद में है छात्रों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना, कि छात्रों की कक्षा में बालकों के परस्पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से पता लगाना कि बालक कितना सीख रहा है, कितनी प्रगति बालक कर रहा है, इसकी तुलना करने में भी ये उपलब्धि परीक्षण बहुत सहायक होते हैं। तभी तो हम बालकों का श्रेणी विभाजन कर पाते हैं इसी तुलनात्मक स्थिति का पता लगा। उसके बाद में इसका महत्व क्या है, क्योंकि इसका जब हम उद्देश्य हमने देखे तो अब हमें इसके महत्व को समझना अनिवार्य है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण हम आयोजित करते हैं तो इन उद्देश्यों के आधार पर हम आयोजित करते हैं। तो क्यों, इसका क्या महत्व, जब तक नहीं पता होगा एक शिक्षक उस उत्तम क्वालिटी का जो एक उपलब्धि परीक्षण निर्माण की जो बात करते हैं वो नहीं होगी। उसमें सबसे पहले छात्र की योग्यता का पता लगाना, यानी कि आपका जो उपलब्धि परीक्षण बनेगा तो शिक्षक को इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें छात्र की योग्यता का हमें पता लगाना है। इसका महत्व सबसे पहला यही है, यानी कि किसी की भी योग्यता का पता लगाने में उपलब्धि परीक्षण महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। उसके बाद चयन और प्रवेश हेतु, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें कि प्रवेश प्राप्त करना और चयन प्रक्रिया में उपलब्धि परीक्षण का ही उपयोग किया जाता है। जैसे पीटीईटी का टेस्ट लिया जाता है, इंजीनियरिंग के उसमें जेईई मेंस, नीट आदि, ये सब क्या है, ये सब उपलब्धि परीक्षण है जिनके आधार पर, मतलब ये एक प्रकार के उपलब्धि परीक्षण है जिनकी बालक के चयन और प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। उसके बाद में वर्गीकरण एवं नियुक्ति, यानी कि वर्गीकरण करना, कि मतलब कि अमूमन कक्षाओं में ये 3 प्रकार के छात्रों का वर्ग माने जाते हैं। सबसे मतलब कि प्रतिभाशाली, दूसरा मध्यम यानी कि सामान्य बालक, और तीसरा है मंदबुद्धि। ठीक है ना। तो इन तीनों प्रकार के जो वर्गीकरण है उस तरह के वर्ग, क्योंकि कक्षा का शिक्षण जो प्रारूप तैयार किया, शिक्षण प्रक्रिया तैयार कर, तो शिक्षक इस बात का ध्यान रखता है कि मेरी पाठ्य योजना में इस प्रकार की समस्त गतिविधियां हों या समस्त क्षेत्र उसके अंदर सम्मिलित हो जिनमें इन तीनों को आसानी से समझाया जा सके। तो उसे पता होना चाहिए कि कौन से बालक, मतलब वर्गीकरण उसके सामने होना चाहिए, तभी वो इस प्रकार की प्रभावी योजना का निर्माण कर सकता है। दूसरा नियुक्ति, किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्था में, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपकी नियुक्ति में ये उपलब्धि परीक्षण महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। उसके बाद में पदोन्नति के लिए, एक पद से दूसरे पद पर उन्नति प्रदान करने के लिए भी एग्जाम्स होते हैं जिनके आधार पर, जैसे आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल स्कूलों में प्रिंसिपल के पद के लिए एग्जाम्स होते हैं। ये क्या है, वो उसकी उपलब्धि परीक्षण है, तो उसके आधार पर उसको पदोन्नति प्रदान की जा सकती है। फिर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, यानी कि बालकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में भी ये उपलब्धि परीक्षण, क्योंकि बालक का जिस तरह की उपलब्धि होगी उसी के आधार पर बालक की शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर और उसकी व्यावसायिक क्षमताओं कैसी है उसका अनुमान लगाकर उसको निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। फिर पिछड़े बालकों की पहचान, निश्चित है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछड़े बालकों का पहचान करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम पिछड़े बालकों की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम उनके विकास के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे, हमको उनके पता नहीं चलेगा। इसीलिए पिछड़े बालकों की पहचान करने के लिए ये महत्वपूर्ण। उसके बाद सीखने की हेतु प्रेरणा, क्योंकि बालक जिस प्रकार से उपलब्धि उसका जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर उसे प्रेरणा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि परिणाम ही उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इसीलिए ये उपलब्धि परीक्षण बालक को प्रेरणा प्रदान करने के लिए। उसके बाद में अध्यापक क्रियाओं का मूल्यांकन, अध्यापक की स्वयं की क्रियाओं का मूल्यांकन कैसे होगा,
यही ये उपलब्धि परीक्षण है जिनमें बालक अपना प्रतिक्रिया प्रदान करता है, बालक अपनी परफॉर्मेंस देता है और उसके आधार पर शिक्षक भी अपनी क्रिया का मूल्यांकन कर पाता है कि मेरा शिक्षण कार्य किस प्रकार का है, कि बालक का परिणाम औसत कक्षा का परिणाम कैसा रहता है। उसी के आधार पर शिक्षक की जो मूल्यांकन है उसका मूल्यांकन करना संभव होता है। उसके बाद में विद्यालय के शैक्षिक स्तरों का मूल्यांकन करना, क्योंकि विभिन्न विद्यालयों में, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अमुक विद्यालय में स्टडी बहुत अच्छी है, उस विद्यालय में स्टडी बहुत बढ़िया नहीं है, तो हम क्यों कहते हैं? हम उनके परीक्षा परिणामों के आधार पर ही हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं कि उनके विद्यालय का परीक्षा परिणाम कितना रहा है, 100% रहा है यानी बहुत अच्छा है, 80% रहा है तो अच्छा है, और 60% या 50% रहा है यानी कि बहुत बढ़िया वहाँ का परिणाम नहीं है, या उससे भी कम गया यानी कि वो विद्यालय बहुत अच्छा नहीं। अर्थात कि इन चीजों का विद्यालयों का मूल्यांकन करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण बहुत उपयोगी है। और फिर पाठ्य वस्तु में संशोधन, क्योंकि जैसे यहाँ पर कथा कठिनाइयों का पता लगाना, तो कई बार विषय वस्तु बालकों के स्तर के अनुकूल नहीं होती, वो कठिन होती है, तो उसको सरल बनाने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता होती है, तो उसका पता कब चलेगा? इन उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से चलेगा। उसके बाद आता है इसकी विशेषताओं को भी समझना हमें जरूरी है। तो सबसे पहले निश्चित उद्देश्य, क्योंकि इसके निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। बिना निश्चित उद्देश्य के हम किसी भी उपलब्धि परीक्षण को सही मूल्यांकन बालक का नहीं कर सकते। उसके बाद में स्तर योग्यता और रुचि का मापन, यानी कि बालक किस स्तर पर स्टैंड कर रहा है, कौन से स्तर पर, कौन सी श्रेणी पर उसको निर्धारित किया जा सकता है, उसमें क्या योग्यता और उसकी क्या रुचि है, उसका मूल्यांकन करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण की मतलब ये विशेषता है कि उसमें बालक की स्तर, योग्यता और रुचि का पता लगाया जा सकता है। फिर धन, समय और शक्ति की बचत होती है, क्योंकि एक प्रकार का उपलब्धि परीक्षण बहुत सारे बालकों के ऊपर एक साथ प्रशासित किया जाता है, जिससे कि एक ही समय के खर्च के अंदर बहुत सारे बालकों का मूल्यांकन उपलब्धि का पता चल सकता है। इसीलिए इसमें धन, समय और शक्ति की बचत होती है। फिर बातें प्रशासन और फलांकन की दृष्टि से भी ये सुगम होता है, क्योंकि इसको प्रशासित करना बहुत आसान होता है कि बालकों को एक साथ जैसे टाइम टेबल दे दिया जाता है, बालक अपने अपने कक्ष में उनको सीटिंग व्यवस्था बता देते, बालक उस जगह अपने अपने स्थान पर जाकर बैठता है और फिर उनके फलांकन यानी कि जब बालक कर लेता है तो उनको जांच करना, क्योंकि उसमें कोई भी उपलब्धि परीक्षण होगा उसकी की तैयार करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें फलांकन वगैरह उसका मूल्यांकन वगैरह करना उपलब्धि परीक्षण में बहुत आसान होता है, क्योंकि वो बालक की अपनी विषय वस्तु से संबंधित होता है, उसके दायरे से बाहर नहीं होता। फिर पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों का स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक कठिनाई या एक विषय को लेकर परीक्षण नहीं किया जाता है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्त इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। फिर श्रेष्ठ एवं निम्न स्तर का पता लगाना कि कौन सा बालक कक्षा के कौन सी कैटेगरी के बालक कक्षा के अंदर हैं। जैसे होता है कई बार कि अधिकांश बालक प्रतिभाशाली होते हैं, कहीं पर ऐसा भी देखने में आया है, तो शिक्षक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अकॉर्डिंग प्रयास करेगा, क्योंकि अधिकांश छात्र प्रतिभाशाली हैं। तो ऐसे में अगर शिक्षक को भी अपनी तैयारी का, अपने पाठ योजना की तैयारी का बहुत अच्छे से पता चलेगा, अन्यथा वो अपनी तैयारी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में एक प्रभावशाली शिक्षण के लिए कक्षा में श्रेणी का पता होना अनिवार्य है, श्रेष्ठता और निम्न स्तर का पता होना बहुत जरूरी है, जो कि उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है कि इससे इस चीज को आसानी से पता लगता है। फिर विश्वसनीयता, वैधता का होना इसमें अनिवार्य है, यानी कि ये विश्वसनीय और वैध होते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से बालकों को जो हमको परिणाम चाहिए वो परिणाम बालक प्रदर्शित करता है। फिर शैक्षिक योग्यता के निर्माण में सहायक, यानी कि बालक में शैक्षिक योग्यता को किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग और भूमिका प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण के लाभ को समझना भी बहुत आवश्यक है कि लाभ क्या है। तो सबसे पहले है अध्यापक की दृष्टि से देखते हैं तो अध्यापक को क्या लाभ है। पहले तो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, अपनी शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन करने का उसे अवसर प्राप्त होता है कि मैंने जो शिक्षण प्रक्रिया ली है, जो शिक्षण विधि का प्रयोग किया है, वो क्या प्रभावी है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने का उसको अवसर मिलता है। उसके बाद में छात्रों की अपेक्षाओं
अभिभावकों की अपेक्षा को समझने में सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि बालक जिस तरह से परफॉर्म करता है, अभिभावक जिस प्रकार से प्रतिक्रिया उपलब्धि परीक्षण प्रदान करते हैं, उसके आधार पर शिक्षक को अपने प्रक्रिया को, अपने कार्यक्रम को, अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करने का, या उनको अच्छा है तो उनको मोटिवेशन, अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। दूसरा लाभ है छात्रों की दृष्टि से। तो छात्रों की होता ही छात्रों के लिए है, तो छात्रों के लिए क्या है, निश्चित है कि बालक की योग्यता, क्षमता, रुचि, कौशल, यानी कि बालक में जितनी भी योग्यता, क्षमता, उसमें किस प्रकार के कौशलों का विकास हो रहा है, इन सब को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है। फिर दूसरी बात है कि बालक की प्रगति के बारे में, पहले तो बालक को स्वयं को अपना योग्यता और क्षमताओं को जानने का अवसर मिलता है। दूसरा है बालक की प्रगति के बारे में जानने का अवसर मिलता है कि बालक कितनी प्रगति कर रहा है। यहाँ बालक की योग्यता, क्षमता कितनी प्राप्त हुई इसका पता चलता है, और फिर इसके आधार पर बालक कितनी प्रगति कर रहा है उसको जानने का अवसर मिलता है। फिर बाद में है हमारी जो शिक्षण नीतियां हैं, है ना, नीतियों और जो सिद्धांत है, या यूँ कहा जाए कि जो नीतियां हमारी बनाई गई हैं, इन नीतियों की सफलता और कमियों को जानने का अवसर प्राप्त होता है कि जो नीतियां निर्धारित की गई हैं, क्या वो बालकों के लिए उपयोगी है या किसी प्रकार की कमी है तो उनमें क्या कमी है, इस चीज को जानने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद तीसरा जो लाभ का क्षेत्र हम देखते हैं, जो होता है समाज का, क्योंकि समाज की अपेक्षाओं के, आकांक्षाओं के अनुरूप क्या वो पाठ्यक्रम है, बालक उसके जैसा समाज चाहता है वैसे बालकों का निर्माण होकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित है कि वो पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगा। अर्थात कि जिस प्रकार के शिक्षण विधियां हैं, जिस प्रकार के संशोधनों की आवश्यकताएं हैं, इसकी जानकारी भी हमें इन उपलब्धि परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त होती है। अब इसके बाद जो हम हैं वो देखेंगे कि उपलब्धि परीक्षण मतलब कौन से हैं, कितने प्रकार के ये उपलब्धि परीक्षण होते हैं। अब इसको समझना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण पहला तो मतलब 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो मानकीकृत और दूसरा है अध्यापक निर्मित। ठीक है, मानकीकृत यानी कि जो निश्चित नियमों और निश्चित विश्वसनीयता और वैधता के आधार पर, यानी कि इसको हम ये कहेंगे कि विश्वसनीयता और वैधता के आधार पर जिनका निर्माण किया जाता है, इनको निर्माण के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। और अच्छा, फिर बाद में विभिन्न प्रकार के संदर्भ ग्रंथ आदि के सहारे सहयोग से इनका निर्माण किया जाता है। और अध्यापक निर्मित में 1 या 2 अध्यापक मिलकर इसका उनके अपने अनुभव के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद इस समझने के बाद हमें अभी इनको उपलब्धि परीक्षण में मानकीकृत और अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षणों में अंतर को समझना हो। तो पहला अंतर हम देखेंगे मानकीकृत में। ये जो उपलब्धि परीक्षण है ये बड़े क्षेत्र के विद्यालयों के बड़े पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापक क्षेत्र है, यानी कि इसका क्षेत्र सीमित नहीं है। बड़े विद्यालय यानी कि बहुत सारे विद्यालय और उनकी पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है, जबकि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण उसी विद्यालय के उन्हीं विद्यार्थियों के लिए और उतनी ही विषय वस्तु के लिए शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा जो अंतर है इन दोनों में
ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, यानी कि इसमें ज्ञान के हर क्षेत्र से संबंधित जानकारी को हासिल करने का प्रयास किया जाता है, जबकि ये विशिष्ट सीमित पाठ्य वस्तु पर ही आधारित है, यानी कि इसमें जितना पढ़ाया गया है, जितनी जानकारी बैठे को दी गई, केवल उसी पर आधारित निर्मित होते हैं। फिर बाद में है यहाँ पे विभिन्न समूहों के मापन के मानक, यानी कि यहाँ पर विभिन्न समूहों के उपलब्धियों को मापने के मानक निर्धारित होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मानक निर्धारित नहीं होता है, यानी कि इसका कोई एक निश्चित जो मानक मानदंड जिसको हम कहते हैं उसका कोई निर्धारण नहीं होता, जबकि इसमें वो चीज निर्धारित होती है। फिर यहाँ पर मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण विशेषज्ञों अनुसंधानकर्ताओं की सहायता से निर्मित किए जाते हैं, यानी कि इनका निर्माण करने में विशेषज्ञों की राय ली जाती है और अनुसंधानकर्ता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसका निर्माण। और यहाँ पर अध्यापक निर्मित में 1 या 2 अध्यापकों की योग्यता और क्षमताओं के आधार पर इनका निर्माण किया जाता है, यानी कि 1 या 2 अध्यापक ही उनकी योग्यता और क्षमता जिस प्रकार की उसी प्रकार का उपलब्धि परीक्षण का निर्माण वो करते हैं। उसके बाद में है उपलब्धि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में संदर्भ ग्रंथों, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों, निर्णायकों आदि की आवश्यकता होती है, यानी कि एक ही पुस्तक को उठाकर उसका निर्माण करने का ऐसा नहीं है। इसमें संदर्भ ग्रंथों का पूर्ण रेफरेंस देखा जाता है, उसकी सत्यता को प्रमाणित किया जाता है कि हाँ ये सूचना बिल्कुल सही है, इसकी जानकारी अमुक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न परीक्षण जिससे पहले मानकीकृत परीक्षण हो चुके हैं उनका सहयोग लिया जाता है, और निर्णायक क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय को लेकर और फिर बाद में इसका निर्माण किया जाता है। और अध्यापक निर्मित केवल अध्यापकों के अनुभव पर आधारित उपलब्धि परीक्षण होते हैं। और छठा और अंतिम जो है, अंतिम तो नहीं कह सकते, विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों की समझ एवं उपलब्धियों की तुलना, यानी कि इसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए मानकीकृत जो उपलब्धि परीक्षण है इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर उद्देश्यों की प्राप्ति और स्तर का पता लगाने के लिए अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये उपलब्धि परीक्षण समझ में आया होगा। आपको इसी के आधार पर एक प्रश्न हल करना है कि उपलब्धि परीक्षण को स्पष्ट करते हुए इसकी महत्व, आवश्यकताओं, उद्देश्यों और अध्यापक निर्मित मतलब महत्व आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए अध्यापक निर्मित और मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।